बड़े समय के बाद हमारे देश की राजनीति में विपक्षी दल जमीन पर उतरकर सरकार के खिलाफ एक जनादेश तैयार करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी इस समय 150 दिनों की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। हमारे देश की राजनीतिक इतिहास में पदयात्राएं जो हैं कोई नई बात नहीं, पहले भी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पदयात्राएं होती रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में मैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। उसका हल्का सा जिक्र हम करेंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रमुख राजनीतिक पदयात्राओं के बारे में बताता हूं जिसने देश के राजनीतिक डिस्कोर्स को चेंज किया, पार्टीज को स्थापित होने में मदद किया और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कुर्सी पर बिठाया। सबसे पहले मैं बात करूंगा आजादी से पहले की एक पदयात्रा की जिसने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। अंग्रेजों ने देश में नमक के आयात को हतोत्साहित करने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगाया था और बाद में देश में नमक के उत्पादन को भी प्रतिबंधित कर दिया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की। 79 लोगों के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को 390 किलोमीटर पूरे करके दांडी पहुंची। महात्मा गांधी ने वहां पर नमक का उत्पादन किया और उनके साथ हजारों लोगों ने नमक का उत्पादन किया। महात्मा गांधी की इस यात्रा में जो 79 लोगों शुरू हुई थी उसमें हजारों लोग साथ में जुड़ते चले गए और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने देश में अंग्रेजों को खदेड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक था, लेकिन ये आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में एक माहौल बनाने में। महात्मा गांधी द्वारा की गई राजनीतिक सभाएं, राजनीतिक यात्राएं, राजनीतिक वक्तव्य हमारे देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए आदर्श रहा है। भले ही कोई उनसे विरोध में हो, चाहे उनके समर्थन में हो, लेकिन खुलकर कोई भी पार्टी महात्मा गांधी के विरोध में नहीं जाती। अगर किसी का कोई संगठन उसके विरोध में भी है तो भी महात्मा गांधी का रास्ता अपनाया जाता है और ये पद यात्राएं, आंदोलन और सत्याग्रह ये राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन का एक प्रमुख हिस्सा बना। चैतन्य रथम यात्रा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता एनटी रामा राव की ये जो यात्रा है ये भारत में हुए सभी यात्राओं का बाप है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनटी रामा राव की जो यात्रा थी 9 महीने में उन्होंने आंध्र प्रदेश के 4 दौरे किए और ये 40,000 किलोमीटर की यात्रा थी। अभी तक किसी ने इस तरह की यात्रा नहीं की है। एनटी रामाराव को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के। 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। बहुत सारी फिल्मों में वो भगवान के रूप में आते थे और उनको जो है एक ईश्वर की तरह ही वहाँ के लोग पूजा करते थे। 80 का दशक ये वो समय था जब लोग जो है पर्दे पे दिखने वाले भगवान को, अभिनेता को ही भगवान मान लिया करते थे। जब रामायण और महाभारत हुआ करते थे तो आपने से बहुतों ने सुना होगा कि दादी नानी जो है वो अगरबत्ती लेके बैठ जाया करती थी। तो इस तरह की छवि अभिनेताओं की थी और एनटीआर की भी ऐसी ही एक छवि थी। 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और 1982 में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की पूरे आंध्र प्रदेश की वहां के लोगों से जुड़ने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। एनटी रामाराव का ऐसा क्रेज था कि जब उनकी यात्रा होती थी तो लोग जो है अपने गांव से, अब सोशल मीडिया का समय तो था नहीं ना कि ट्वीट कर दिया कि इतने बजे यहाँ पहुंचेंगे, तो लोग रेडियो और इसके सहारे ही होते थे या लोगों की सुनी सुनाई बातों को होता था। तो जब लोगों गाँव से लोग सड़कों पर आकर चूल्हा बर्तन लेकर आ जाया करते थे और इंतजार करते थे कि कब एनटी रामाराव वहां से गुजरेंगे और वो उनका भाषण सुनेंगे। एनटी रामाराव के भाषण पर किस तरह का माहौल था। गांव का एक आदमी दूर कहीं जाके इंतजार करता था कि इनकी रैली आती दिखे, इनकी यात्रा आती दिखे तो एनटी रामाराव वो अपने गांव को जाके सूचित करें। जैसे वो सूचित करता था, गांव की महिलाएं आरती की थाल लेके वहां खड़ी हो जाती थी। नए पैदा हुए बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए एनटी रामाराव से वहां लेके आया जाता था और उनका नामकरण भी उनसे करवाया जाता था। एनटी रामाराव के पास एक शेवरले गाड़ी थी जिसको कि रथ का रूप दिया गया था और ये यात्रा लोगों से मिलने के अलावा सिर्फ चर्चा का कारण थी कि कभी गाड़ी में सो जाते थे जिसको रथ का रूप दिया गया, कभी पेड़ के नीचे ही सो जाते थे, सड़क किनारे वो नहा लिया करते थे और लोगों से बात करते थे। एनटी रामाराव की इस यात्रा का परिणाम 1 साल के बाद ही मिला। 1983 में एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1995 तक 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
96 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक और बहुत ही सफल पदयात्रा, एक और रथ यात्रा का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और चूंकि बात रथ यात्रा की हो गई, तो रथ यात्रा की बात के साथ आडवाणी की रथ यात्रा की बात कैसे न हो। लाल कृष्ण आडवाणी 1991 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की। मेरे विचार से इस शतक में ये रथ यात्रा सबसे ज्यादा विवादास्पद होगी कि जितनी भी यहाँ पर यात्राएं हुई हैं, क्योंकि इस रथ यात्रा के बाद काफी जो है धार्मिक उन्माद फैला, दो वर्गों के अंदर काफी विरोध हुआ और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि ये हिंदूवाद को, हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देना चाहती है। खैर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आडवाणी की इस रथ यात्रा में बीजेपी का एक्चुअली एजेंडा आगे के लिए सेट हो गया। बीजेपी एक हिंदू पार्टी थी, हिंदू आइडियोलॉजी के साथ चल रही थी, लेकिन इस यात्रा ने एक स्ट्रॉन्ग हिंदू आइडियोलॉजी को स्थापित यहां पर किया। राम मंदिर जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बहुत बड़ा एजेंडा था, उस एजेंडा को एस्टेब्लिश करने का काम आडवाणी की इस रथ यात्रा ने किया। अयोध्या तक की यह यात्रा होने पर राम मंदिर की एक्चुअली मांग इस यात्रा में होनी थी, लेकिन ये यात्रा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि अक्टूबर के महीने में लालू प्रसाद यादव ने उनको बिहार के समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार कर लिया। ये यात्रा भले ही पूरी ना हुई हो, लेकिन याद रखें कि बीजेपी का जो स्टैंड है, बीजेपी आज जो देश में है, उसके लिए इस यात्रा ने एक्चुअली एक स्टेपिंग स्टोन का काम किया और इसने बीजेपी के लिए एक बेस बनाया। बीजेपी की एक और यात्रा थी जो तुलनात्मक रूप से कम प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसकी यात्रा की बात करने से पहले मैं एक और यात्रा की बात करूंगा जो बहुत चर्चित यात्रा रही, और ये यात्रा थी पूर्व प्रधानमंत्री और जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर की भारत यात्रा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कहा जाता है कि चंद्रशेखर की भारत यात्रा से असल में इंस्पायर्ड है। वो कितनी इंस्पायर्ड है इसके बारे में मैं बात कभी और करूंगा किसी और एपिसोड में, लेकिन चंद्रशेखर की भारत यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इमरजेंसी का समय था। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो सभी विपक्षी दलों ने इकट्ठे होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और जब विपक्षी दलों का जो इकट्ठे होने के बाद जो पार्टी बनी उसका नाम रखा गया था जनता पार्टी, और जनता पार्टी के अध्यक्ष थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हालांकि मंत्री नहीं बने उस सरकार में, लेकिन जनता पार्टी की सरकार चली भी नहीं। आपसी इनकी जो फूट थी, उस फूट के अंदर ये सब टूट गए। विद इन सोशलिस्ट पार्टी में बहुत सारा विरोध हुआ। चंद्रशेखर के अपने कई सोशलिस्ट लोग जो मित्र थे उनसे भी उनके विरोध हुए, कुछ लोग अलग हुए, कुछ साथ रहे। इस तरह का मनमुटाव वहां पर चल रहा था। चंद्रशेखर इंदिरा गांधी की सरकार को कमजोर करना चाहते थे। वो लोगों से जुड़कर उस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1983 में भारत यात्रा निकाली। 4260 किलोमीटर की ये यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है और दिल्ली के राजघाट तक आती है। इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य था गांव की समस्याओं को समझना, आम लोगों की समस्याओं को समझना और उसको लेके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हुए अगले चुनाव में सरकार को पलट देना। लेकिन एक इसका उद्देश्य और था। चंद्रशेखर जो ये यात्रा करना चाहते थे, इस यात्रा के थ्रू वो जो उनका अपना जो घर टूटा बिखरा था उसको भी उन्होंने वहां पर इकट्ठा किया। इस यात्रा के लिए फंड नहीं थे। 3500 रुपए से ये यात्रा शुरुआत हुई इस यात्रा की, और उसके बाद लोगों का सहयोग इस यात्रा को मिलता गया। कहा जाता है कि उस यात्रा के दौरान एक वृद्धा ने चंद्रशेखर को बुलाकर कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और उनके हाथ में 1 रुपया रखा। चंद्रशेखर का कहना था किसी भी बहुत बड़े चेक से ये 1 रुपया बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें देश के किसी व्यक्ति का खून पसीने की कमाई लगी हुई है, और उस व्यक्ति का साथ होना यात्रा की सफलता को दर्शाता है। इसी यात्रा के दौरान चंद्रशेखर को एक वृद्धा और मिली जिन्होंने ये कहा कि 40 साल हो गए हैं, पानी कब लाओगे। देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद पानी की समस्या थी, और इंटरेस्टिंगली पानी की समस्या आज भी हमारे देश में काफ़ी हद तक वैसी ही है। तो चंद्रशेखर ने दिल्ली पहुंचने के बाद इन सभी मुद्दों के ऊपर बात की, लोगों से जुड़े, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1984 में इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सिंपैथी लहर पूरे देश में चली, और उसके बाद राहुल गांधी उस सिंपैथी लहर पर सवार होकर 400 से अधिक सीटें जीत गए, जिसकी वजह से चंद्रशेखर ने जो माहौल क्रिएट किया था वो माहौल किसी तरीके से काम नहीं आया। हालांकि चंद्रशेखर की छवि जो थी वो उनको इंदिरा गांधी के बराबरी का नेता माना जाता था, और इस यात्रा के बाद उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया। 1989 के बाद जब गठबंधन की सरकार बनने लगी थी, उस समय वीपी सिंह की जब सरकार गिरी, तो 1990 के समय में चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन के साथ प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चली। चंद्रशेखर की इस यात्रा से जुड़ी हुई एक और बात है। जब चंद्रशेखर की यात्रा समाप्त हुई तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा होनी थी।
सभा में भीड़ जुटने की बहुत संभावना थी और यह उस समय था जब थिएटर में फिल्में देखी जाती थी और दूरदर्शन पे एक दिन फिल्म आया करती थी। उस समय की एक बहुत पॉपुलर फिल्म थी बॉबी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर थे। आपने वो गाना सुना होगा कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इंदिरा गांधी ने सभा के समय में दूरदर्शन पर वो फिल्म चलवा दी, जिससे कि जनता जो है चंद्रशेखर की सभा में भाग लेने के लिए ना पहुंच सके। तो चंद्रशेखर की यात्रा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, उनकी किताब को आप अवश्य पढ़ें, उनकी जीवनी को, उसमें बहुत कुछ उसके बारे में आपको और पढ़ने को और जानने को मिलेगा। जिस समय आडवाणी ने रथ यात्रा की, उसके बाद उसका फॉलोअप में एक और यात्रा हुई जिसका नाम था एकता यात्रा। ये आडवाणी की रथ यात्रा की तरह इतनी पॉपुलर हिस्ट्री में नहीं रही, लेकिन उस समय इस यात्रा ने भी बड़ा माहौल बनाया था और बीजेपी का जो एजेंडा है उसको सेट करने में मदद की। इस एकता यात्रा को किया था मुरली मनोहर जोशी ने, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 90 का दशक जो था ये वो समय था जब देश में अलगाववादी ताकतें काफी सिर उठा रही थी। 1984 में एक तरफ जहां खालिस्तान का था, कश्मीर समस्या बहुत बड़ी बन चुकी थी। कश्मीर के जो अलगाववादी थे उनको मीडिया में स्पेस काफी मिलनी शुरू हो गई थी और आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। हत्याएं हो रही थी वहां पर हिंदुओं की और वहां के लोगों की। कई आर्मी का और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ बड़ा कॉमन था। आप लोग जानते होंगे कि कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी और बीजेपी और संघ जो है हमेशा से धारा 370 के खिलाफ रहा। एक देश में दो विधान दो निशान उनका एजेंडा नहीं था, वो उसके खिलाफ थे। मुरली मनोहर जोशी की ये यात्रा भी कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर तक गई, वैसे ही जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जा रही है। 26 जनवरी 1992 को 14 स्टेट की यात्रा करते हुए मुरली मनोहर जोशी श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर में उन्होंने ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया। तिरंगा झंडा फहराना जो है ये मूल रूप से पूरे देश को संदेश देने का था कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं स्वीकार होंगे। कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और यहाँ पर कोई अलग कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। तो राम मंदिर का हिंदुत्व के एजेंडा के बाद ये दूसरा एजेंडा था जो राष्ट्रवाद का एजेंडा था, जिसको मुरली मनोहर जोशी ने इसके बाद स्टेब्लिश किया। इन सभी का प्रभाव आप देखें कि बीजेपी जो है वो 89 सीट से 120 सीट पे आई और 95-96 के बाद बीजेपी बहुमत भले ही न प्राप्त कर पाई हो, पर वो सरकार बनाने में सफल हो गई थी। यात्राओं की इस कड़ी में एक बार फिर से हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, उसी आंध्र प्रदेश में जहां एनटी रामाराव की ऐतिहासिक यात्रा हुई। 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभाला। चंद्रबाबू नायडू के पद संभालने के बाद वो वहां पर जीतते रहे और 2004 तक मुख्यमंत्री रहे। ये वो समय था जब चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को टेक सिटी के तौर पर स्थापित कर दिया। देश भर की प्रमुख टेक कंपनीज, विदेशों की टेक कंपनीज ने हैदराबाद में ऑफिस स्टैब्लिश किए। आईटी प्रोफेशनल देश भर से बेंगलोर के अलावा हैदराबाद में भी पहुंचने शुरू हो गए और इनको एक विजनरी नेता के तौर पे जाना जाता था। एक हाईटेक मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू को देखा जाता था। मीडिया उनकी बड़ी तारीफें करता था, जनता में एक अलग ही उनका ऑरा बना हुआ था। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था चंद्रबाबू नायडू से सत्ता को वापस लेना। ऐसे समय में वाईएस राजशेखर रेड्डी, जिनको कि वाईएसआर कहा जाता है, वाईएसआर जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे आंध्र प्रदेश में, वाईएसआर ने एजेंडा को चेंज करने का प्लान किया। उन्होंने 1500 किलोमीटर की एक यात्रा की। इस 1500 किलोमीटर में जो उनका पूरा का पूरा एजेंडा रहा वो किसानों को फोकस करके रहा। आंध्र प्रदेश में किसानों की जो स्थिति थी, किसानों की गरीबी, उनको बिजली पानी की समस्या, फसल के दाम की समस्या, किसानों की आत्महत्या, इन सभी चीजों के ऊपर बात करते हुए 1500 किलोमीटर की यात्रा में वाईएसआर ने चंद्रबाबू नायडू के हाईटेक एजेंडे को फुस किया और उनके खिलाफ एक एनवायरमेंट बनाया और 2004 में कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। तो ये एक और बहुत ही शानदार यात्रा थी आंध्र प्रदेश में जिसने कि सत्ता परिवर्तन किया। इसी आंध्र प्रदेश में एक यात्रा और हुई जिसने कि राजनीतिक डिस्कोर्स को चेंज किया और एक नई पार्टी का उदय हुआ। वाईएसआर की मृत्यु 2009 में हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी, जो कि एमपी भी थे, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक यात्रा की और उनके पिता की मृत्यु के बाद बहुत शोक संतप्त परिवार थे। आपको पता होगा कि साउथ में नेताओं को भी हीरो की तरह पूछते हैं। कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। तो उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए एक यात्रा जगन मोहन रेड्डी ने निकाली, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा के खिलाफ थी। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात को नहीं माना, यात्रा निकाल दी गई और यात्रा निकालने के साथ जो है उनसे जुड़े हुए चैनल उन्होंने
तत्कालीन मुख्यमंत्री की आलोचना करनी भी शुरू की। इसके से कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज रही। जगन मोहन रेड्डी और उनकी माता जो है, इनके ऊपर कुछ जांच वाच भी इसके बाद शुरू हो गई और इन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इन्हें अपमानित किया गया और उनको वापस भेज दिया गया। वापस आने के बाद 2011 में जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं 2014 में। लेकिन 2014 में इन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन 70 सीटें कैप्चर करने में वाईएसआर कांग्रेस सफल रही। विपक्ष के नेता बने जगन मोहन रेड्डी। सत्ता चंद्रबाबू नायडू के हाथ में एक बार फिर से थी और चंद्रबाबू नायडू को हराने के लिए जगन मोहन रेड्डी को वही रास्ता सूझा जो उनके पिता ने अपनाया था, पदयात्रा। हालांकि जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा अपने पिता से बहुत अलग थी, ये दुगनी साइज की थी। जहां उनके पिता ने 1500 किलोमीटर की यात्रा की, जगन मोहन रेड्डी की यात्रा 3600 किलोमीटर से अधिक थी। ये यात्रा पूरे 341 दिन चली थी और 125 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने इसमें कवर किया। हर रोज जगन मोहन रेड्डी जो है 15 से 30 किलोमीटर चला करते थे। गांव में छोटी छोटी जनसभाएं किया करते थे और कहा जाता है कि इसमें पीरियड में उन्होंने 2 करोड़ लोगों के साथ बात की। 2 करोड़ लोगों के साथ जुड़ने में, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी बातें करना, और वही किसान जिसके नाम पर उनके पिता जीते थे, उन्हीं किसानों की समस्याओं को उठाते हुए जगन मोहन रेड्डी 2019 में सत्तासीन हो गए। हालांकि सुनने में कितना अजीब लगता है कि जिन किसानों की समस्या को उठाकर 2004 में उनके पिता आए थे, 2019 में भी किसानों का हाल वही था। उन्हीं किसानों की समस्या का समाधान करते हुए जगन मोहन रेड्डी भी सत्ता में आए। लास्ट, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 150 दिन की ये यात्रा करीब 35 से 70 किलोमीटर को कवर करेगी और अन्य कई यात्राओं की तरह ये भी कन्याकुमारी से ही शुरू हो रही है और श्रीनगर तक जाएगी। हालांकि इस यात्रा के रूट को लेकर बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। यात्रा पिछले 10-15 दिन में कुछ बहुत ऐसा ट्रैक्शन उसने नहीं लिया है जिससे कि एक विजन नजर आए, लेकिन अभी यात्रा को सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, तो 140 दिन बाकी हैं। और इस 140 दिन में राहुल गांधी किस तरह का नैरेटिव सेट कर पाते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका स्टेटमेंट है वो यही है कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ और देश में जन समस्याओं को लेकर इस आंदोलन कर रहे हैं, जनता को साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो जनता उनके इस आंदोलन को कितना स्वीकार करती है, कितना बात करेगी, ये तो अपने को 150 दिनों के बाद और उसके बाद 2024 के रिजल्ट में नजर आएगा। लेकिन उससे पहले पंचायती पर हम जो है पीरियोडिकल एनालिसिस जरूर करेंगे 15 दिन होने पर कि किस तरह से यात्रा 15 दिन होने पर उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या इस यात्रा की सफलताएं रही हैं, क्या विफलताएं रही हैं। तो तब तक दोस्तों आपको पंचायती के साथ जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना है और हमें सब्सक्राइब करना है। नमस्ते।